नमस्कार। बहुत लोग ऐसा पूछते हैं कि हम तो आहार जो है वो मात्रा यानी कि प्रमाण प्रोपोर्शन में ही लेते हैं, फिर भी उन्हें उससे तकलीफ हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? तो आयुर्वेद कहता है जो कुछ हम आहार खाते हैं वो जितना मात्रा से लेना ज़रूरी है वह आदि के अनुसार उतना ही वो हमें ऋतु यानी सीजन्स के अनुसार भी लेना ज़रूरी होता है। इसीलिए आयुर्वेद कहता है जो कुछ ये आहार है वो ऋतु के अनुसार अगर हम मात्रा में लेते हैं तो ही खाए हुए आहार से शरीर को बल मिलता है, वर्ण यानी रंग अच्छा हो जाता है और आयुष्य की वृद्धि हो जाती है। अब ये जो खाना है वो डाइजेस्टिव फायर हजम करता है, इसीलिए जब हमारी डाइजेस्टिव फायर अच्छी होती है जैसे कि ठंड के सीज़न में, तो ये आहार की मात्रा तब जब अच्छी लेते हैं तो वो डाइजेस्टिव फायर उसे हजम भी कर पाता है। इसीलिए ऋतु के अनुसार हमें ये आहार की मात्रा लेना बहुत ही ज़रूरी होता है। अभी ये जो एक वर्ष यानी संवत्सर है वो दो विभागों में कहा गया है, उत्तरायण और दक्षिणायन। दक्षिणायन में वर्षा, शरद, हेमंत ये तीन ऋतु आते हैं और उत्तरायण में शिशिर, वसंत और ग्रीष्म ये तीन ऋतुएं आते हैं। ये जो उत्तरायण है उसमें ये सूरज की धूप जो है वो प्रखर तेज होती है, इसके साथ ही वायु जो है वो भी रुक्षता से बेहतर रहता है। ये वायु जो है ये उष्णता को, सूर्य की तेज को और प्रखर कर देता है, कैरी कर लेता है और प्रखर कर देता है। इसीलिए इसे आग्नेय काल भी कहते हैं। इसके साथ ही ये सूरज की धूप की वजह से और वायु की रुक्षता की वजह से शरीर में भी एक रुक्षता आ जाती है। इसके साथ ही नेचुरली शरीर का जो बल होता है वो कम हो जाता है, यानी कि निसर्ग जो है हमसे ताकत खींच लेता है। इसीलिए इसे आदान काल भी कहा जाता है। इसीलिए हम पेशेंट को सलाह देते हैं कि जब कोई आपको अगर प्लान सर्जरी ऑपरेशन करना है तो आप इस आदान काल में ना करें और उसे विसर्ग काल यानी दक्षिण काल में करें, क्योंकि विसर्ग काल यानी दक्षिणायन में शरीर का जो बल है नेचुरली वो अच्छा रहता है, तो जिससे कि रिपेयरिंग जो है शरीर का वो भी अच्छा हो जाता है। अभी जो ये ठंड का सीज़न होता है जिसमें कि शरीर में कफ इकट्ठा हो जाता है और जैसे कि धूप गिरती है यानी कि ये गर्मी का मौसम शुरू हो जाता है, तो ये जो कफ दोष है शरीर में वो धीरे धीरे पिघलने लगता है और जिसकी वजह से हमारी जो जठर अग्नि यानी डाइजेस्टिव फायर जो है वो धीमी हो जाती है और ज्वर यानी बुखार आदि तकलीफें अभी दिखाई देती है। इसीलिए आयुर्वेद कहता है कि हमें इस वक्त पंचकर्म वमन आदि जो है वो करके लेने चाहिए। जब ये वमन यानी उल्टी की दवा लेते हैं उससे आमाशय यानी जठर का जो काम है वो अच्छा हो जाता है, शरीर का रस धातु अच्छा हो जाता है, डाइजेस्टिव फायर अच्छी हो जाती है। बहुत बार ऐसा होता है कि लोगों के पास ये पंचकर्म के लिए 15 दिन निकालना पॉसिबल नहीं होता है, तो हम क्लिनिक में बृहद वमन और लघु वमन ये दो करा देते हैं। जो ये लघु वमन होता है उसका किट हम क्लिनिक से आपको देते हैं जो आपको घर पे ही करना होता है और इससे पेशेंट की जो तकलीफ़ें हैं वो भी दूर हो जाती है, यानी ट्रीटमेंट में सुविधा होती है और पेशेंट को भी लेने में इससे आसानी हो जाती है। और लघु वमन की जो इंक्वायरी है आपके नज़दीक के वैद्य के यहाँ कर सकते हैं या फिर क्लिनिक में फ़ोन करके आप उसकी इंक्वायरी कर सकते हैं। इस ऋतु में व्यायाम करना ज़रूरी होता है जिससे कि शरीर में ये जो कफ मेद है वो बढ़ते नहीं है और शरीर में हल्कापन आ जाता है। इसके साथ ही उपटन ज़रूर लगाएं जिससे कि कफ और मेद जो है वो कम हो जाते हैं, अतिरिक्त फैट जो है वो कम हो जाता है। इसीलिए जो स्थूल ओबेज लोग हैं उन्होंने तो उपटन ज़रूर लगाना चाहिए। इसके लिए आप चंदन, अगरू आदि जो वनस्पति है उसका भी उपयोग कर सकते हैं और जिन्हें बहुत ही पसीना आता है, पसीनों को बदबू भी आती है, तो वो लोग कुल्थी का जो आटा है वो इसे इस्तेमाल कर सकते हैं उपटन के जैसा। इस मौसम में कफ की तकलीफ ना हो इसके लिए हमें आँखों में अंजन डालना चाहिए, इसके साथ ही मुंह में तेल धरना चाहिए जिसे हम कवल कहते हैं यानी कि ऑयल पुडिंग जो है वो।
अभी इस मौसम में डाइट में क्या क्या चीज़ें लेनी चाहिए। अभी जो ये डाइजेस्टिव फायर है वो धीमी होती है, इसकी वजह से हमें आहार जो है वो लघु यानी हल्का लेना चाहिए और रुक्ष लेना चाहिए। जो नॉनवेज खाते हैं मांसाहारी है वो खरगोश या हिरण का मांस ले सकते हैं। इसके साथ ही आप आहार में दोनों वक्त खाना खाने के बाद द्राक्षासव ज़रूर लें और आहार में शहद इंक्लूड करें, जिससे कि शरीर का स्वास्थ्य बना रहेगा। अभी कौन सी चीज़ें आहार में नहीं लेनी है। खाना जो है वो हमें ठंडा, स्निग्ध, मीठा, खट्टा ये नहीं लेना है। इसके साथ ही वो जड़ यानी हेवी बिल्कुल नहीं लेना है, क्योंकि डाइजेस्टिव फायर जो है वो धीमी होती है तो वो जड़ खाना हजम नहीं कर पाती है। और सबसे इम्पोर्टेंट जो है, इस ऋतु में दिन में नहीं सोना है, जिससे कि कफ दोष जो है वो बढ़ेगा नहीं, कफ की तकलीफ होगी नहीं। अभी निसर्ग में इस सीज़न में जो अशोक है, नींब है, आम है, बकुड़ है, पलाशन है, पळस है, इन्हें फूल आते हैं, तो अभी इसका हम ट्रीटमेंट में भी बहुत अच्छा उपयोग कर सकते हैं। सुबह खाली पेट अगर हम नीम के 3-4 पत्ते और पाव चम्मच हल्दी ये खा लेते हैं तो रक्त बहुत अच्छा रहता है, यानी ब्लड केमिस्ट्री जो है वो अच्छी रहती है। इसके साथ ही खाज खुजली आदि जो है वो भी दूर हो जाते हैं, कफ की कोई तकलीफ होती नहीं है और इसके साथ ही शरीर में एक उत्साह ताजगी आ जाती है। नहाने के पानी में भी 3-4 नीम के पत्ते अगर आप डाल के नहाते हैं तो स्किन का कोई इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन आदि जो है वो सारे दूर हो जाते हैं, शरीर को स्वास्थ्य लाभ मिलता है। ये नीम हल्दी का जो प्रयोग है वो आपको चैत्र पाड़वा यानी कि गुड़ी पाड़वे तक करना है, जिससे कि आपको कफ की कोई तकलीफ होगी नहीं और जिन्हें कफ की तकलीफ है वो भी उनकी दूर हो जाएगी। अभी वसंत ऋतु के बाद जब ग्रीष्म ऋतु शुरू होता है तब सूर्य की जो किरणें हैं, प्रखरता जो है वो और तेज़ हो जाती है। इसके साथ ही कफ दोष जो है वो क्षीण यानी कम हो जाता है और वातदोष जो है वो रुक्षता की वजह से और बढ़ने लग जाता है। इन सारी चीज़ों की वजह से वातावरण में जैसे रुक्षता रहती है वैसे ही हमारे शरीर में भी बहुत ही रुक्षता आ जाती है। इसके साथ ही जठर अग्नि जो है वो और धीमी हो जाती है। अभी आहार में भी कुछ बदलाव लाने बहुत ही ज़रूरी होते हैं, जैसे कि मधुर, स्निग्ध और शीत जो द्रव होते हैं वो आहार में ज़रूर लेने चाहिए। जैसे कि आप केरी का जो पना होता है वो ज़रूर ले लें। इसके साथ ही एक हेल्थ ड्रिंक है जो आप घर पे भी ले सकते हैं। मुनक्का, खजूर, मोह फूल, कश्मीरी फल और फालसा, इन्हें आप थोड़ी देर पानी में भिगो के मसल के छान लें और खड़ी शक्कर डाल के पी लें, जिससे कि आपका जो एनर्जी लेवल है वो बहुत ही अच्छी रहेगी। जो नॉनवेज खाते हैं वो मांसाहार जो है वो मीडियम कंसिस्टेंसी वाला। इसके साथ ही ऋतु के अनुसार कुछ चीज़ें आहार में ज़रूर लें, जैसे कि श्रीखंड है, पुराने चावल से पकाया हुआ जो चावल भात होते हैं वो इंक्लूड करें। इसके साथ ही कर्पूर नाड़िका यानी कि सेमिया, शेवया जिसे मराठी में कहते हैं, वो आप खाएं और इसके साथ ही चंदा की शीतलता में ठंडा किया हुआ भैंस का जो दूध है वो खड़ी शक्कर डाल के ले लें, जिससे कि गर्मी की तकलीफ जो है वो शरीर को होगी नहीं। सातू का जो आटा है वो ड्राई रोस्ट कर ले यानी कि भून ले और उसमें ठंडा पानी डाल के शक्कर डाल के आप ये भी पी सकते हैं। अभी ये जो सातू बाज़ार में मिलते हैं वो आपको मिक्स ग्रेन्स नहीं लेने हैं, सिंगल सिर्फ सातू का आटा ही इस्तेमाल करना है। सुबह 10 बजे और दोपहर में 2 बजे प्रवाह युक्त जो गुलकंद होता है वो आप ज़रूर खाएं। इसके साथ ही खाने में आंवले का जो मुरब्बा होता है वो भी ज़रूर लें। स्पेशली जिन्हें गर्मी की तकलीफ़ होती है या नाक से खून आता है,
या फिर हाथ पैर की आँखों की जलन होती है, इन्होंने तो धूप से बचने के लिए ये चीज़ें ज़रूर करनी है। इसके साथ ही धूप यानी दूर्वा से बनाया हुआ जो ये दूर्वा कल्प है वो भी आप खाने में ज़रूर इंक्लूड करें। इसके साथ ही कोहड़ा यानी कि ऐश गुड़ जो है वो भी आप आहार में इंक्लूड कर सकते हैं, उसका पेठा भी आप खा सकते हैं। ये कड़ी धूप से बचने के लिए बाहर जाते वक्त आप ये कुमकुमादि तेल जो है वो आप ज़रूर अप्लाई करें। ये जो कुमकुमादि तेल है ये 3 पाकी प्रोसेस से बनाया हुआ है, जो कि आप जब चेहरे पे लगाते हैं तो धूप से प्रोटेक्शन जो है वो मिल जाता है। ये हाथों पे भी लगा सकते हैं। ये अप्लाई करने के बाद अगर आप धूप में जाते हैं तो आपकी त्वचा काली होती नहीं है। इसके साथ ही इससे बहुत ही अच्छा स्किन का रिजुवनेशन जो है वो भी हो जाता है। किसी भी नज़दीकी वैद्य के पास आप ये तेल खरीद सकते हैं। ये जो कुमकुमादि तेल है वो अगर आप नाभि में भी डालते हैं और नाक में भी डालते हैं तो इससे आपको बहुत ही अच्छा सन प्रोटेक्शन मिल जाता है। और इसके साथ ही अगर आप कपालभाति करते हैं तो आपकी त्वचा जो है वो बहुत ही अच्छी चमकती समर में भी रह सकती है। एक आसान सा उपाय है जो कि आप सन प्रोटेक्शन के लिए घर पे भी बना के इस्तेमाल कर सकते हैं, जिनमें सारी वर्ण यानी रंगों को सुधारने वाली द्रव्य औषधि है, जैसे कि दूब यानी दुर्वा, सारिवा, मंजिष्ठा, चंदन, वाड़ा और ज्येष्ठमल। ये आप पानी में मिक्स कर लें और वो अगर आप इस्तेमाल करते हैं चेहरे पे या फिर जो आपका एक्सपोज पोर्शन हाथ आदि है तो आपका रंग जो है वो बहुत अच्छा रहेगा, जिससे कि आपको धूप से बचाव मिलेगा और चेहरा जो है वो भी निखर के आ जाएगा। अभी इस सीज़न में बहुत ही प्यास लगती है, कितना भी पानी पी ले तो प्यास जो है वो बुझती नहीं है। इसके लिए हमें पानी जो है वो हमेशा बैठ के और ग्लास मुंह को लगा के फिर सिप बाय सिप पीना चाहिए, ना कि ऊपर से पीना चाहिए, जिससे कि आपकी प्यास भी बुझ जाएगी। और इसके लिए अगर आप गुलाब के पंखुड़े से सुगंधित किया हुआ जल इस्तेमाल करते हैं तो बहुत फ़ायदा होता है। इसके साथ ही पीने के पानी में आप धनिया या फिर चंदन है, वाड़ा है, सौंठ है, ये डाल के भी पी सकते हैं, जिससे कि प्यास जो है वो बुझने में मदद होगी। कुछ चीज़ें जो है वो इस ऋतु में हमें नहीं करनी चाहिए, जैसे कि आहार में हमें ज़्यादा उष्ण स्पाइसी तीखा जो है या फिर खट्टा है, नमकीन है, ये नहीं लेना चाहिए। और व्यायाम जो है वो इस ऋतु में अवॉइड करें, जिससे कि शरीर की ताकत जो है वो बरकरार रहेगी। जिनके शरीर में बहुत ही रुक्षता है और वात बढ़ गया है तो वो ग्रीष्म ऋतु में दोपहर में ज़रूर सो सकते हैं, जिससे कि उनके शरीर को फ़ायदा मिलेगा। अभी जिनका रात में जागना हो चुका है तो वो दूसरे दिन दोपहर का खाना खाने के पहले जितने घंटा उनका जागरण हुआ है उसके आधा यानी हाफ टाइम आपको खाना खाने के पहले सोना है, जिससे कि शरीर का जो दोष होते हैं वो कॉम्पेंसेट हो जाते हैं और शरीर को हानि होती नहीं है। जैसे कि अभी हमने देखा कि ऋतु के अनुसार हमें अलग अलग तरह के जो आहार में बदलाव करने ज़रूरी होते हैं, उसी तरह से अगर कोई भी ऋतु नेचुरली उसका जो स्वभाव है यानी गर्मी में जो गर्मी अगर नहीं रहती है तो ठंड पड़ जाती है या ठंडी में बारिश गिरती है, जिसे हम ऋतु का विपर्याय कहते हैं, यानी ऋतु उसके स्वभाव से ऑपोजिट अगर हो जाता है, अलग हो जाता है, तो ऐसे में हमारे शरीर में बीमारी होने का संभव हो जाता है। इसीलिए आयुर्वेद कहता है कि ये बीमारी होने के पहले ही हमें पंचकर्म ज़रूर करना चाहिए, और इसीलिए हमें वसंत ऋतु में ये वमन और इसके साथ ही वर्षा ऋतु में बस्ती और शरद ऋतु में विरेचन ये ज़रूर करने चाहिए। इस वमन कर्म के बारे में अगले वीडियो में हम ज़रूर जानकारी लेंगे। अगर हमारे वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आयुर्वेद की ये ऋतुचर्या जो है वो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में ज़रूर बताएं, शेयर करें, जिससे कि सब लोगों को फ़ायदा होगा और बीमारी जो है वो होगी नहीं। और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा।